हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है 9वां चैप्टर कर रहे थे, प्रकाश का ध्रुवण। इसमें हमने जो है कल तक हेडिंग क्या कर ली थी, इसमें हमने जो है कल तक अपवर्तन द्वारा ध्रुवण हो गया था, पोलराइड और पोलराइड के उपयोग पढ़ लिए थे। आज हम क्या करेंगे, मेलस का नियम करेंगे। ठीक है, हेडिंग क्या करेंगे आज जो है प्रकाश के ध्रुवण में मेलस का नियम। तो आज हमारी जो हेडिंग होने वाली है वो कौन सी हो जाएगी, सभी लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, मेलस का नियम। ठीक है, हेडिंग क्या हो जाएगी, मेलस का नियम। पोलराइडों के संबंध में यह नियम है किसका, मेलस का। नियम लिख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे और फिर इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए सभी लोग, मेलस का नियम। और लिखिए इसमें हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, दो पोलराइड है। ठीक है, जब हम पोलराइड का देख रहे थे उपयोग में, तो हमने दो पोलराइडों के बारे में पढ़ा था। एक पोलराइड होती है जो पहली पोलराइड है, जिसके सामने हम क्या करते हैं, अध्रुवित प्रकाश डालते हैं। अध्रुवित प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के जो कंपन है सभी दिशाओं में होते हैं। ठीक है, अब यह क्या करेगा, यह जो है प्रकाश को अध्रुवित से समतल ध्रुवित बना देगा। ठीक है, और दूसरा पोलराइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विश्लेषक। ठीक है, पहले पोलराइड को हम क्या बोलेंगे, जिसके सामने जो है प्रकाश पड़ रहा है उसे हम बोलते हैं ध्रुवित, ध्रुवक बोलते हैं। ठीक है, और ध्रुवित प्रकाश जिस पोलराइड पर गिर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ध्रुवक। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ध्रुवक। ये कैसा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, ये कैसा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है, जिसमें जो है वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में है। यह प्रकाश को क्या करेगा, समतल ध्रुवित बनाएगा। यह प्रकाश को क्या करेगा, ये जो है प्रकाश को समतल ध्रुवित बनाएगा। और दूसरा पोलराइड होता है जो यह जांच करता है कि ध्रुवक द्वारा जो आया प्रकाश है समतल ध्रुवित है या अध्रुवित है। ठीक है, इसकी जो जांच कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, विश्लेषक। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, विश्लेषक। अब हम इन्हीं दोनों की चर्चा करने वाले हैं, मेलस का नियम इन्हीं पर आधारित है। तो ध्यान रखेंगे, ध्रुवक जिस पर अध्रुवित प्रकाश गिर रहा है और जो प्रकाश को क्या कर रहा है, समतल ध्रुवित बना रहा है। विश्लेषक क्या है, ध्रुवक से आने वाले प्रकाश की जांच कर रहा है कि प्रकाश समतल ध्रुवित है अथवा नहीं। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइए मेलस का नियम और उसमें लिखिए, हेडिंग है मेलस का नियम। और लिखिए इसमें, देखो जब किसी ध्रुवक से आने वाला, मेलस के नियम में लिखिए, जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है, तो पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, किसी विश्लेषक पर गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन हो गया। आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर लिख सकते हो, केवल आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के बीच के कोण की, आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या, बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम मेलस का नियम कहलाता है। तो क्या, यह नियम मेलस का नियम कहलाता है। कर लिए, यह नियम मेलस का नियम कहलाता है। लाइन छोड़ के लिखिए अगली लाइन से, देखो इस नियम के अनुसार, लाइन छोड़िए अगली लाइन से लिखिए, इस नियम के अनुसार यदि विश्लेषक पर गिरने वाले, इस नियम के अनुसार यदि विश्लेषक पर गिरने वाले समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, इस नियम के अनुसार यदि विश्लेषक पर गिरने वाले समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 हो तथा, हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 हो तथा विश्लेषक व ध्रुवक की ध्रुवण दिशाओं के बीच कोण, विश्लेषक व ध्रुवक की ध्रुवण दिशाओं के बीच कोण थीटा हो तब
विश्लेषक व ध्रुवक की ध्रुवण दिशाओं के बीच कोण थीटा हो तब विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो क्या विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता लिखे, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I बराबर, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, I बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, है ना। I बराबर किसके हो जाएगा, I0 cos स्क्वायर थीटा। कह रहा है, देखिए क्या कहा गया है कथन में, मेलस द्वारा क्या कहा गया है। ठीक है, ये मेलस के फार्मूले का नियम है। ठीक है, क्या कहा गया है, इसको नियम को यहाँ फार्मूला लिख देते हैं। I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये हमारा कोई ध्रुवक था, ये हमारा क्या था, ध्रुवक। और ध्रुवक की जो है संचरण अक्ष या प्रकाशिक अक्ष कुछ ऐसे हैं। ठीक है, ध्रुवक की प्रकाशिक अक्ष कुछ ऐसे है। अब ध्रुवक पर जो है क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश गिर रहा है। ध्रुवक पर क्या हो रहा है, ध्रुवक पर अध्रुवित प्रकाश गिर रहा है। ठीक है, अब ध्रुवक करेगा क्या, ध्रुवक क्या करेगा, ध्रुवक केवल जो है उन्हीं प्रकाशिक अक्षों को, वैद्युत वेक्टर के कंपनों को जाने देगा, अध्रुवित प्रकाश की वैद्युत वेक्टर के उन्हीं कंपनों को जो है ध्रुवक जाने देगा जो इसकी प्रकाशिक अक्ष के क्या होंगे, समांतर होंगे। मतलब सारे कंपन, जो भी कंपन केवल ऐसे हैं इसकी अक्ष के समांतर है, वही कंपन केवल जाएंगे। ठीक है, वही कंपन इस जो है पोलराइड से प्राप्त होंगे। ये ध्रुवक है हमारा, ये क्या है, ये हमारा ध्रुवक है। तो ध्रुवक केवल उन्हीं जो है वैद्युत वेक्टर के कंपनों को पारगमित करेगा या जाने देगा, जाने की अनुमति देगा जो इसकी अक्ष के समांतर थे। तो इसकी अक्ष के समांतर केवल यही वाले दिख रहे हैं, इसके जैसे यही वाली पाई दिख रही है, तो केवल यही अक्ष इसके पार जाएगी। यही अक्ष क्या होगी, इसके पार जाएगी, बाकी सारी अक्षों को इसने सीमित कर दिया। ठीक है, तो हमको जो प्रकाश मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल रहा होगा। ठीक है, वो कुछ ऐसा क्या हो रहा है, वो कुछ ऐसा मिल रहा है जो किससे मिल रहा है, पोलराइड, ये ध्रुवक से। ये प्रकाश कैसा है, क्योंकि एक ही अक्ष में वैद्युत वेक्टर के कंपन है, इसलिए प्रकाश कैसा हो गया, इसलिए प्रकाश हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, प्रकाश कैसा हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब हमने यहाँ पे रखा है विश्लेषक, हमने क्या रखा है यहाँ पे, विश्लेषक, और ये मान लेते हैं विश्लेषक की प्रकाशिक अक्ष है। ठीक है, ये विश्लेषक की क्या हो गई, ये विश्लेषक की प्रकाशिक अक्ष हो गई। ठीक है, ये विश्लेषक की क्या हो गई, प्रकाशिक अक्ष हो गई। अब देखो, जब ये इस प्रकार की समतल ध्रुवित प्रकाश विश्लेषक पर पड़ेंगे, ठीक है, तो अगर इस जो प्रकाश गिर रहा है उसके कंपन ए है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ जो है ये तो होगा विश्लेषक की प्रकाशिक अक्ष, ये हमारा क्या है, ये हमारा विश्लेषक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है विश्लेषक है। ठीक है, विश्लेषक। अब देखिए, विश्लेषक की जो प्रकाशिक अक्ष वह सीधी है और यह प्रकाशिक अक्ष कुछ टेढ़ी आ रही है। मतलब अगर यह विश्लेषक के साथ जो है, विश्लेषक की अक्ष के साथ कितना बनाए, जो आपतित प्रकाश है उसके जो कंपन है विश्लेषक की अक्ष के साथ कितने, थीटा कोण पर। ठीक है, कितना कोण बनाए, थीटा। और ये जो प्रकाश आ रहा था उसके कंपन के आयाम ए हो, कंपन के आयाम कितने हो, ए। और जो ये प्रकाश आया था, जो आपतित प्रकाश इस विश्लेषक पर गिरा था, उसने जो है विश्लेषक की प्रकाशिक अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाया है, थीटा का। अब ए जो है, ए की दो घटक हो जाएंगे, जिससे थीटा लगा होगा उसको हम cos में ले लेंगे। मतलब ये वाला जो घटक है वो किसमें आ जाएगा, ये वाला घटक हो जाएगा ए cos थीटा, और बाकी जो घटक है वो क्या हो जाएगा, बाकी जो घटक है जिससे थीटा नहीं लगा उसको किस में लेंगे, ए साइन थीटा में ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ए साइन थीटा में। ठीक है, तो कहा गया कि यदि जो है, क्या कहा गया, यदि जो है विश्लेषक पर, अगर यह जो है प्रकाश की तीव्रता I0 है, विश्लेषक पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता कितनी है, I0, और विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I है। इस पर गिरा प्रकाश I0 है, निर्गत कितना हुआ है, I। तो जो I है वह अनुक्रमानुपाती होगा इसके जो कोण है, कितना कोण था, मतलब जो पोलराइड की प्रकाशिक अक्ष थी और जो आपतित किरण की जो है जो प्रकाश आया था उनके बीच जो कोण था वह कितना था, थीटा। तो जो इससे विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है I, वह इन दोनों के जो बीच के कोण है उसकी कॉस को जाता है। कॉस मतलब
कोज्या, कोज्या की जो है वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। कोज्या की क्या हो जाएगा, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम जानते हैं जब a के दो अक्ष हुए तो यह हो जाएगा a cos थीटा और ये हो जाएगा a sin थीटा। तो इस विश्लेषक से केवल वही प्रकाश निकल पाएगा जो इसकी अक्ष के समांतर होगा। तो a cos थीटा वाला ही तो इसके समांतर है, ये तो पूरा ऐसे आ रहा है, इसको तो यह खत्म कर देगा। ये जो प्रकाशिक अक्ष है वह ऐसे है और जो भी प्रकाश ऐसे आएंगे सबको खत्म कर देगा, मतलब a sin थीटा तो खत्म हो गया। निर्गत कौन सा होगा, केवल a cos थीटा होगा। निर्गत कौन होगा, a cos थीटा। तो इसी का जो है वर्ग के, इसी के कोज्या के वर्ग के क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती। अब इसका जब जो है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ठीक है। तो इसी का कहा है क्या, जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता हुआ जो है बीच के कोण की थीटा जो है उसके क्या हो जाएगा, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। बीच की जो है कोण, ये जो थीटा है उसी के वर्ग क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। यह नियम किसका था, यह नियम जो है मैलस का। इसी नियम को हम प्रूफ करेंगे। I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा जो है क्या करेंगे, प्रूफ। I0 क्या था, I0 है जो है इस पर विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता। I क्या है, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश है, मतलब विश्लेषक से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तीव्रता है। थीटा क्या है, प्रकाशिक अक्ष, विश्लेषक की प्रकाशिक अक्ष और जो आपतित किरण उनके बीच का कोण है, बीच का कोण है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को जो है हम प्रूफ करेंगे। I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब देखिए, ये हम मान लेते हैं कोई विश्लेषक था। ये होता है कि विश्लेषक की जो है ध्रुवण अक्ष या संचरण अक्ष, प्रकाशिक अक्ष जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये विश्लेषक की क्या हो गई, प्रकाशिक अक्ष हो गई। अब जो इस पर प्रकाश आया था, ठीक है, मान लेते हैं कोई प्रकाश आया था जो ऐसे था, ठीक है, कोई प्रकाश जो है इस पर आपतित हुआ था जो इस प्रकार आ रहा है। तो अब यह इसकी संचरण अक्ष के साथ जो है कोण बनाएगा। ये जो प्रकाश है चूंकि यह टेढ़ा आ रहा है और यह अक्ष इसकी जो है लंबवत है, ठीक है। इसके साथ जो है क्या करेगा, इसके साथ जो कोण बनाएगा, मान लेते हैं इस जो प्रकाश आ रहा है उसका कंपन है, ठीक है, और कंपन का आयाम कितना है, e। इस अक्ष ने जो है इसकी प्रकाशिक अक्ष के साथ जो कोण बनाया हुआ कितना कोण था, थीटा कोण। कितना कोण था, थीटा। तो अब जिससे थीटा लगा हुआ उसको हम cos में ले लिए और जिससे थीटा नहीं लगा हुआ उसको किस में ले लेते हैं, साइन में। उसको किस में ले लिए, साइन में ले लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा चित्र और फिर लिखेंगे इसमें प्रूफ, ठीक है। अब ये चित्र हो जाएगा और इसमें क्या लिखेंगे, इसका हम प्रूफ करेंगे तो हो जाएगा प्रूफ इसका, ठीक है। फार्मूले को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो ये चित्र बनाएंगे और इसमें लिखिएगा। फिर देखो माना किसी विश्लेषक पोलराइड पर, प्रूफ में लिख लो, माना किसी विश्लेषक पोलराइड पर, हो गया, माना किसी विश्लेषक पोलराइड पर गिरने वाले समतल ध्रुवित प्रकाश के, माना किसी विश्लेषक पोलराइड पर गिरने वाले समतल ध्रुवित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन का आयाम, समतल ध्रुवित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन का आयाम a है, वैद्युत वेक्टर के कंपन का आयाम a है, तथा इसकी दिशा व विश्लेषक पोलराइड की ध्रुवण दिशा के बीच, तथा इसकी दिशा व विश्लेषक पोलराइड की ध्रुवण दिशा के बीच कोण थीटा है, हो गया। विश्लेषक पोलराइड की ध्रुवण दिशा के बीच कोण थीटा है। लिखो आयाम A को लिख सकते हैं, आयाम A को दो अवयवों में वियोजित कर सकते हैं, आयाम A को दो अवयवों में वियोजित कर सकते हैं, तो क्या, दो अवयवों में वियोजित कर सकते हैं। देखो विश्लेषक पोलराइड की ध्रुवण दिशा के समानांतर, विश्लेषक पोलराइड की, ये विश्लेषक है, ठीक है, विश्लेषक पोलराइड की ध्रुवण दिशा के समांतर, है ना, इस अक्ष की बात हो रही है, जो ये ध्रुवण दिशा हो गई इसकी और इसके समानांतर कौन होगा, a cos थीटा, ठीक है। तो विश्लेषक पोलराइड की ध्रुवण दिशा के समांतर अवयव a cos थीटा, विश्लेषक पोलराइड की ध्रुवण दिशा के समांतर अवयव a cos थीटा तथा इस दिशा के लंबवत अवयव
तथा इस दिशा के लंबवत अवयव ए साइन थीटा, हो गया, इस दिशा के लंबवत अवयव ए साइन थीटा। लिखो इनमें से केवल ए कॉस थीटा अवयव ही, बताया गया था ना, ये साइन थीटा कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, केवल यही वाला ए कॉस थीटा वाला अवयव क्योंकि इसके समानांतर था, और पोलराइड उन्हीं अक्षों को, उन्हीं किरणों को जो है पारगमित करता है या बाहर जाने देता है, निर्गत करता है, जो उसके अक्ष के समानांतर है। तो उसके अक्ष के समानांतर कौन था? ए कॉस थीटा, ठीक है। उसके अक्ष के, ये पोलराइड की अक्ष है, इसके ठीक समानांतर कौन है? ए कॉस थीटा। तो यही केवल इससे बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या लिखें? इससे केवल ए कॉस थीटा अवयव ही पोलराइड से गुजर सकता है, ए कॉस थीटा अवयव ही पोलराइड से गुजर सकता है, हो गया, पोलराइड से गुजर सकता है। अतः विश्लेषक पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, अतः विश्लेषक पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, हो गया, मतलब ये जो गिरा प्रकाश है वह I0 और इससे जो भी प्रकाश निर्गत हुआ है उसकी तीव्रता कितनी है? I। तो हमको क्या पता है, जो तीव्रता होती है वह आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो हम आयाम का कौन सा घटक ले रहे हैं? ए कॉस थीटा। तो जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है I, वह अनुक्रमानुपाती हो जाएगी किसके? ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। किसके हो जाएगी? ए कॉस थीटा के होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लिखते हैं के ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पे क्या मानेंगे? कि ए स्क्वायर, जहाँ के क्या है? एक नियतांक है, ठीक है। हम के ए स्क्वायर क्या मान लेंगे? आपतित प्रकाश की जो अधिकतम तीव्रता मान सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है मान लेंगे क्या, चूंकि मान लेते हैं क्या, I0 बराबर किसके? के ए स्क्वायर के, I0 बराबर के ए स्क्वायर के। तो I बराबर कितना आ जाएगा? I बराबर हो जाएगा हमारा, I बराबर हो जाएगा कितना? के ए स्क्वायर की जगह I0 कर देंगे और फार्मूला आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार जो है फार्मूला क्या बना? I बराबर I0 और कॉस स्क्वायर थीटा। यही किसका नियम था? मैलस का, ठीक है। यही किसका नियम था? मैलस का, हो गया ना। तो लिख लो इसको, ये प्रूफ हो जाएगा उसका, ठीक है। मतलब जो प्रकाश गिरा था I0 और जो निर्गत प्रकाश है, ठीक है, I है ना, उसके लिए जो है जो फार्मूला हो जाएगा ये यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं I0 क्या है? यहाँ I0 क्या है? I0 हो जाएगा विश्लेषक पर, I0 क्या होगा? विश्लेषक, ठीक है, विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, है ना, विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता। I क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, I क्या है? विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। थीटा क्या हो जाएगा? विश्लेषक की ध्रुवण दिशा और आपतित किरण की दिशा, ठीक है। थीटा क्या है? विश्लेषक की ध्रुवण दिशा व आपतित किरण की ध्रुवण दिशा के बीच कोण, ठीक है। लिखेंगे थीटा को हम लिख सकते हैं विश्लेषक, ठीक है, विश्लेषक व, ऐसे लिख दो, विश्लेषक व ध्रुवण, ठीक है, विश्लेषक व ध्रुवक लिख सकते हो, विश्लेषक व ध्रुवक की ध्रुवण दिशाओं के बीच कोण, ठीक है, कि ध्रुवण दिशाओं के बीच कोण, दिशाओं के बीच कोण, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, ठीक है। इस फार्मूले को करिए और कुछ विशेष स्थितियां देख लेते हैं, पूरा आ रहा है ना इसमें। जल्दी करिए इस फार्मूले को और लिखते हैं कुछ विशेष स्थितियां इसमें क्या क्या हो सकती हैं। इसको लिख लीजिए और विशेष स्थिति आ जाते हैं। इस फार्मूले को रखते हैं और विशेष स्थितियों पर ध्यान देते हैं, मिटा देते हैं। हेडिंग बनाएंगे विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, है ना। अब इसमें पहला नंबर लिखिए, विशेष स्थितियों में पहला नंबर लिखिए, यदि
ध्रुवक तथा विश्लेषक, विशेष स्थितियों में लिखेंगे यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक है ना समांतर है, तब क्या लिखेंगे, यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक, ध्रुवक तथा विश्लेषक समांतर है तो दोनों समांतर होंगे, थीटा बराबर 0 अंश, ठीक है, थीटा बराबर कितने अंश, 0 अंश। तो यहाँ पे रखोगे जब आई बराबर कितना आ जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आई 0 और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से इसमें मान रख दो, आई बराबर हो जाएगा आई 0 और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 0 अंश रख देते हैं, कॉस 0 अंश का मान हमको पता ही है, ठीक है, cos 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 का वर्ग, मतलब i बराबर हो जाएगा i 0 गुणे 1 और i बराबर कितना आ गया, i बराबर हो गया i 0, i बराबर कितना हो गया i 0। क्या मतलब समझ में आ रहा है, मतलब अगर ये विश्लेषक है, ठीक है, ये जो है विश्लेषक है और इनके जो बीच कोण बना था, ये जो बीच का कोण है वह कितने अंश हो, 0 अंश, मतलब ये जो a है वह उठकर यहीं पर आ जाए, ठीक है, ए जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो जितना प्रकाश इस पर गिर रहा था, जितना प्रकाश गिर रहा था आई 0, पूरा प्रकाश जो है निर्गत हो जाएगा, आई किसके बराबर है, आई 0 के, जितनी किरणें गिर रही थी सब इस पर क्या हो जाएंगी, निर्गत हो जाएंगी, सब इस पोलराइड से, सब विश्लेषक से बाहर जाएंगी, ठीक है, जितनी भी किरणें आई थी सारी किरणें जो है क्या होंगी, विश्लेषक से बाहर जाएंगी, कब, जब आई ये जो कोण दिख रहा है, ये जो कोण है थीटा, या कितना हो जाए 0 अंश, मतलब यह उठकर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये वाला उठकर यहाँ पे आ जाएगा, तो जितने अंश, जितनी जो है आई 0, जितनी तीव्रता गिरी थी सारी तीव्रताएं जो है क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी, मतलब सारी तीव्रताएं जो है पोलराइड से निर्गत होंगी, कब, जब थीटा का मान 0 अंश है, ठीक है, थीटा का मान कितने अंश है, थीटा का मान 0 अंश है, ठीक है, इसको लिखिए, फिर दूसरी स्थिति आ जाते हैं, नीचे इसके लिख सकते हैं इस प्रकार, इसके नीचे क्या लिखेंगे, इस प्रकार जब ध्रुवक तथा विश्लेषक समांतर है तो, इस प्रकार जब ध्रुवक तथा विश्लेषक समांतर हैं तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, है ना, इस प्रकार जब ध्रुवक तथा विश्लेषक समांतर हैं तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता वही है जो, इस प्रकार जब ध्रुवक तथा विश्लेषक, ठीक है, ध्रुवक तथा विश्लेषक परस्पर समांतर है तो, है ना, समांतर है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता वही है जो, हो गया, वही है जो ध्रुवक से आपतित प्रकाश की है, जो ध्रुवक से आपतित प्रकाश की, ठीक है, ध्रुवक से आपतित प्रकाश की है, मतलब जितना ध्रुवक से यह प्रकाश आया था जितनी तीव्रता होगी ये विश्लेषक से उतनी ही तीव्रता निर्गत होगी, ठीक है, जो है इस पर ध्रुवक से, इस पर लिख सकते हो जो इस पर ध्रुवक से आपतित प्रकाश की है, ठीक है, यहाँ पे बढ़ा सकते हो जो इस पर, ठीक है, जो इस पर ध्रुवक से आपतित प्रकाश की है, ठीक है, मतलब ध्रुवक से जितना प्रकाश इस पर गिरा था आई 0, वह सारा प्रकाश निर्गत हो जाएगा, कब, जब इनके बीच जो कोण है वह थीटा कितने अंश हो, 0 अंश हो, थीटा कितने अंश हो, 0 अंश। अब दूसरा नंबर लिखेंगे, अभी 0 अंश था, हम क्या करेंगे, लंबवत कर देंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, समानांतर की जगह लंबवत हो जाएगा, तो दूसरी स्थिति बनाएंगे, ठीक है, कौन सी स्थिति लिखेंगे, दूसरी, तो इसमें लिखो, दूसरी स्थिति में लिखिए, देखो, यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक, यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक, हो गया, यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक परस्पर लंबवत हैं, यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक परस्पर लंबवत हैं, हो गया, ध्रुवक तथा विश्लेषक परस्पर लंबवत हैं, तब विश्लेषक परस्पर, ठीक है, विश्लेषक परस्पर कैसे हैं, लंबवत लिख देते हैं, परस्पर लंबवत हैं,
ठीक है, विश्लेषक लंबवत है, तो थीटा बराबर कितने अंश आ जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई जीरो और कॉस स्क्वायर कितने अंश, 90 अंश। मतलब आई बराबर हो जाएगा आई जीरो और कॉस 90 अंश का मान हो गया जीरो, जीरो का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब आई बराबर हो जाएगा आई जीरो और गुणे शून्य हो जाएगा, तो आई बराबर कितना आएगा, आई बराबर हो जाएगा जीरो, आई बराबर कितना हो गया, जीरो। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखेंगे, लिखेंगे इस प्रकार, इसके नीचे लिख लो इस प्रकार, जब ध्रुवक तथा विश्लेषक लंबवत है तो इस प्रकार, जब ध्रुवक, ठीक है, तथा विश्लेषक, जब ध्रुवक तथा विश्लेषक परस्पर लंबवत है तो, परस्पर लंबवत है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य होगी, निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य होगी। मतलब अगर ये मान लेते हैं ध्रुवक हो, ये हो गया हमारा क्या, पोलराइड हो गया जो विश्लेषक है। ठीक है, अब इस ये जो है पोलराइड, ये जो है विश्लेषक की अक्ष ये हो गई, और जो ध्रुवण था वह परस्पर लंबवत था, मतलब ध्रुवण की जो अक्ष रही थी वो ऐसे रही थी। ठीक है, तो इससे जो प्रकाश आया है, इससे प्रकाश केवल यह वाला आया है, यह वाला आया है। ठीक है, तो ये जो है ये मतलब कैसे आया है, ये जो प्रकाश आया वो केवल ऐसा वाला आया है। तो यह क्या करेगा, यहाँ पे जो है आई होगा, मान लो अगर इसकी तीव्रता आई जीरो है तो यहाँ पे आई बराबर क्या मिलेगा, शून्य। क्यों, कि विश्लेषक ऐसे था और प्रकाश जो है, जो प्रकाश आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, सारे जो है विश्लेषक से टकराकर क्या होंगे, खत्म होंगे, सारे प्रकाश ऐसे विश्लेषक से टकराकर खत्म होंगे। तीव्रता कितनी आएगी, निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। ठीक है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी आ जाएगी, निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाएगी, या हो जाएगा दूसरी स्थिति। ठीक है, तीसरी स्थिति हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और तीसरी स्थिति पे ध्यान देते हैं। तीसरी स्थिति में लिखिए, यदि ध्रुवक नहीं है, तीसरी स्थिति में लिखेंगे यदि ध्रुवक नहीं है ना, अर्थात विश्लेषक पर, यदि ध्रुवक नहीं है अर्थात विश्लेषक पर आपतित प्रकाश अध्रुवित है, विश्लेषक पर आपतित प्रकाश अध्रुवित है। ठीक है, आपतित प्रकाश कैसा है, अध्रुवित है, तब निर्गत प्रकाश, सीधा फार्मूला लिख लीजिए, तब निर्गत प्रकाश हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा आई जीरो बटे दो। ठीक है, आई बराबर आई जीरो बटे दो, मतलब कह रहा है अगर यह हो जाएगा हमारा विश्लेषक और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा विश्लेषक की अक्ष, ध्रुवण अक्ष हो जाएगी। अब जो है विश्लेषक ध्रुवक है ही नहीं, इस पर जो है जो भी प्रकाश गिर रहा है वो कैसा है, अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, अगर यह अध्रुवित प्रकाश आई जीरो इस पर गिर रहा है तो यहाँ से जो निर्गत प्रकाश होगा आई, वह इसका आधा हो जाएगा, आई जीरो बटे दो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई जीरो बटे दो, यह हो जाएगा तीसरा। ठीक है, यह हो जाएगा तीसरा, है ना, यह तीसरी स्थिति हो जाएगी। हो गया हमारा मेलस का नियम, ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसका आंकिक देखेंगे, ठीक है, इसके आंकिक देखेंगे, तो इस स्थितियों को करिए, फिर आंकिक चलते हैं, देखते हैं, इसको मिटाते हैं और आंकिक पे ध्यान देते हैं। जो अंकिक सन में पूछे गए उन्हीं अंकिक को कर लेते हैं। ठीक है, 7-8 सवाल 9 सवाल जो भी सन में पूछे गए हैं उनको कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला सवाल सन में पूछा गया था। ठीक है, तो सवाल को लिखिए, जो बोल रहे हैं उस सवाल को ध्यान देंगे, लिखेंगे, पहले सवाल को ध्यान से सुनेंगे, फिर देखते हैं इसमें क्या दिया है। कह रहा है किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है, किसी पारदर्शी माध्यम के लिए जो है ध्रुवण कोण 60 अंश है, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्रुवण कोण कितने अंश दे दिया है, ध्रुवण कोण को आईपी से प्रदर्शित करते हैं, तो आईपी बराबर 60 अंश दे दिया है, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। सूत्र हम बूस्टर का नियम पढ़ चुके हैं, n बराबर क्या होता है, n बराबर हो जाएगा 10 आईपी, तो n बराबर हो जाएगा 10 कितने अंश, 10 60 अंश, तो n बराबर 10 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3। ठीक है, 10 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, करड़ी में 3, यही हो जाएगा। पहले सवाल का आंसर कब पूछा गया था, ये सवाल 2013 में। ठीक है, ये सवाल कब पूछा गया है, 13 में। दूसरा सवाल जो सन में पूछा गया है वह कह रहा है करड़ी में 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए ध्रुवण कोण। ठीक है, करड़ी में 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए ध्रुवण कोण कितना होगा, अपवर्तनांक अब दे दिया है, n बराबर कितना दे दिया है, करड़ी में 3, अब आईपी पूछ रहा है। ठीक, यही सवाल का उल्टा कर दिया गया है,
फिर वही फार्मूले का उपयोग करो, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 10 IP, n की जगह हम लिखेंगे जो है करड़ी में 3 और इधर हो जाएगा 10 IP, ठीक है 10 IP। 10 कितने अंश का मान करड़ी में 3 होता है, तो अभी हम यहाँ पे देखें 10 60 अंश का मान करड़ी में 3 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 IP, ठीक है 10 से 10 कैंसिल होगा तो IP बराबर कितने अंश आ जाएगा, IP बराबर हो जाएगा 60 अंश। यही हमसे पूछ लिया था, ठीक है सवाल का पूछा गया है, ये जो सवाल है 2014 में पूछ लिया गया है, सवाल का पूछा है 2014 में ये सवाल जो है पूछा गया था, ठीक है। अब अगला सवाल देख लेते हैं जो सन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो सन में पूछा गया है, इन दोनों को मिटा देते हैं, ठीक है अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। जो है तीसरा सवाल हमारा सन में पूछ लिया गया है, मित्तल की बुक का तीसरा सवाल, ठीक है क्या कह रहा है, कह रहा है सूर्य का प्रकाश किसी कांच की मोटी प्लेट, सूर्य का प्रकाश किसी कांच की मोटी प्लेट जिसका अपवर्तनांक दे दिया है 1.732, ठीक है सूर्य का प्रकाश किसी कांच की मोटी प्लेट अपवर्तनांक 1.732 पर किस कोण पर आपतित हो, ठीक है 1.732 पर किस कोण पर आपतित हो कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो, ठीक है परावर्तित प्रकाश पूर्णतः कैसा हो, समतल ध्रुवित हो, है ना। और 10 60 अंश का मान दे दिया है 1.732, मतलब कह रहा है कि मान लो ये कोई कांच है, ठीक है यह जो है ये जो प्रकाश है इस पर किस कोण पर कोई प्रकाश आपतित हो, कोई अध्रुवित प्रकाश किस कोण पर आपतित हो, ठीक है किस कोण पर आपतित हो कि यह जो परावर्तित प्रकाश है पूर्णतः समतल ध्रुवित, हमको पता है ध्रुवण कोण पर होना चाहिए था IP, किस कोण पर, ध्रुवण कोण पर, तो यही ध्रुवण कोण ज्ञात करना है। n बराबर दे दिया है, तीसरे सवाल में n बराबर दे दिया है 1.732 IP हमसे पूछ लिया गया है, IP क्वेश्चन मार्क है और सवाल में लिख दिया है क्या 10 60 अंश बराबर दे दिया है 1.732। ब्रूस्टर के नियम का उपयोग कर लेंगे, ब्रूस्टर के नियम से, ठीक है ब्रूस्टर के नियम से सूत्र हो जाएगा n बराबर 10 IP, n बराबर 10 IP, n का मान रख दिए 1.732 और इधर हो जाएगा 10 IP, ठीक है 10 कितने अंश का मान दिया था 1.732, तो यहाँ पे लिखा है 10 60 अंश का, तो 10 60 अंश बराबर हो जाएगा 10 IP, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, IP बराबर कितने अंश आ जाएगा, IP बराबर हो जाएगा 60 अंश, मतलब ध्रुवण कोण कितने अंश होना चाहिए था, 60 अंश के कोण पर होगा, तो जो पूर्णतः जो परावर्तित प्रकाश है पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाएगा, परावर्तित प्रकाश कैसा हो जाएगा, पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार कौन से नंबर का आंसर हो गया, तीसरे नंबर का, ठीक है। छठा नंबर की तरफ पूछा गया, जो अगला सवाल मित्तल की बुक में जो सन में पूछा गया वो छठा नंबर है, ठीक है। कह रहा है कि सवाल को ध्यान से सुनेंगे, जो छठा नंबर सवाल है, कह रहा है किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण, ठीक है किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश तथा 30 अंश है, दो दिया है 60 अंश तथा 30 अंश है, माध्यम की अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, माध्यम की अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वैसे तीसरा नंबर सवाल 2012 में पूछा गया है, दो दे दिया है, पहला ध्रुवण कोण दे दिया है पहली स्थिति में जो पूछा गया है, ठीक है। छठे का जो ए पूछा गया है ए, वह कह रहा है IP बराबर कितने अंश दे दिया है, IP बराबर 60 अंश, n क्वेश्चन मार्क है, फार्मूला लगा दो n बराबर किसके, n बराबर 10 IP के, तो n बराबर हो जाएगा 10 कितने अंश, 10 60 अंश, यानी n बराबर हो जाएगा करड़ी में 3, n बराबर कितना आ गया, करड़ी में 3। दूसरा सवाल जो इसका बी दूसरा पार्ट दिया है, तो IP बराबर दे दिया है 30 अंश, ठीक है, और फिर n पूछ लिया है, n बराबर सूत्र लगाएंगे 10 IP, ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 10 कितने अंश हो जाएगा 10 30 अंश, तो n बराबर कितना, n बराबर 1/रूट में हो जाएगा 3। दोनों ये जो सवाल है छठा नंबर का पूछ लिया गया था 2011 में, यह सवाल पूछा है, कब पूछा है 2011 में, ठीक है। तो इस सवाल को कर लीजिए, फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। मिटा देते हैं इस सवाल को। अगला नंबर जो सन में पूछा गया है देख लेते हैं। अगला नंबर जो सवाल सन में पूछा गया इस बुक का 9वां नंबर है, कुमार मित्तल की बुक का, ठीक है, जो सन में पूछा गया है, ठीक है। तो 9वां नंबर सवाल ध्यान देते हैं, क्या कहा है, कह रहा है एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः
समतल ध्रुवित हो जाता है। माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 45 अंश है। अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। ध्रुवण कोण दे दिया है, आईपी बराबर दे दिया है 45 अंश। ठीक है, हमसे n पूछ लिया है और r पूछ रहा है, n पूछ लिया है और r पूछा है, तो हम n बराबर सूत्र लगा देंगे। n बराबर बूस्टर के नियम से n बराबर सूत्र होता है 10 IP। इस फार्मूले का उपयोग है तो n बराबर हो जाएगा 10 कितने अंश हो जाएगा 10 45 अंश, मतलब 10 45 अंश का मान 1 हो जाता है। अपवर्तनांक कितना आ गया, 1 आ गया। और क्या जानते हैं, चूंकि फार्मूला जो है IP प्लस R बराबर कितने अंश होता है, 90 अंश। IP प्लस R बराबर 90 अंश। IP का मान रख देंगे 45 और प्लस R बराबर हो जाएगा 90। 75 कर दो, R बराबर 90 माइनस 45। इस प्रकार R कितना आ गया, इस प्रकार जो R है वह 45 अंश आ गया। R कितने अंश आ गया, R जो है 45 अंश। 9वां से पहले 8वां भी पूछा गया है तो उसको भी बता देते हैं। ठीक है, तो यह 9वां कर लो फिर 8वां आ जाते हैं। R का मान कितने अंश आया जी, R का मान जो है 45 अंश आ गया। ठीक है, ये सवाल कब पूछा गया था, 2011 में। ये सवाल कब पूछा गया है, 2011 में। तो इस सवाल को करिए, फिर अगला देख लेते हैं जो सन में पूछा गया है। मिटा देते हैं इस सवाल को और देखते हैं अगला। अगला जो सवाल सन में पूछा गया वो कौन सा है, 8वां भी पूछा गया था। ठीक है, तो 9 पहले कर लिए फिर 8 कर लेते हैं। देखिए जो पूछा गया है, कह रहा है ऐसे एक चित्र बना दिया है ना। ऐसे कोई जल की तली है, ऐसे जल का कोई तल है। ठीक है, जल का कोई तल है और ये हमारा यहाँ पे अभिलंब दे रहा है। कोई प्रकाश किरण ऐसे गिर रहा है। ठीक है, और ऐसे क्या हो गया, ऐसे प्रकाश किरण निकल गया। ये जो प्रकाश है यह जो है ये अध्रुवित प्रकाश है। यह प्रकाश कैसा है, अध्रुवित। और यहाँ से जो प्रकाश निकला है वह प्रकाश कैसा है, परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित है। परावर्तित प्रकाश कैसा है, समतल ध्रुवित। यहाँ पे जो ये कोण दे दिया है IP और यहाँ पे कोण दे दिया है IP। ये कोण कह रहा है थीटा है, ये कोण कह रहा है कितना है, थीटा। तो सवाल में कह रहा है क्षितिज से ऊपर सूर्य, यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमारा सन दे दिया है, सूर्य दे दिया है। तो कह रहा है क्षितिज से जो है ऊपर सूर्य किस कोण पर हो जिससे कि शांत जल का अपवर्तनांक 1.327 हो, कि तल से परावर्तित सूर्य प्रकाश ध्रुवित हो। ठीक है, कि तल से परावर्तित प्रकाश ध्रुवित हो। ठीक है, एक तो हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है परावर्तित प्रकाश ध्रुवित हो, है ना। अपवर्तनांक दे दिया है n बराबर 1.327, n बराबर 1.327 और 10 कितने अंश का मान है, यह 10 जो है 53 अंश का मान है। कितना, 1.327। 10 53 अंश का मान कितना है, 1327। ठीक है, और थीटा हमसे पूछ रहा है, ये कोण जो है थीटा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, n बराबर सूत्र लगाएंगे, IP ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा सूत्र 10 IP। तो n का मान रख देंगे 1.327 और बराबर किसके, 10 IP के। 10 कितने अंश का मान था, ये 10 जो है 53 अंश का मान है। 10 कितने अंश का मान है, 53 और बराबर किसके, 10 IP के। तो इस प्रकार IP बराबर हमको कितने अंश मिला, 10 से 10 कैंसिल होगा, 10 कितने अंश हो गया, ये 53 अंश। अब हमको क्या दिख रहा है, ये जो कोण है इसके मध्य ये जो कोण है कितने अंश है, 90 है। ठीक है, ये कोण कितना है, 90। चूंकि हम क्या लिखेंगे, IP प्लस थीटा, IP प्लस थीटा बराबर कितने अंश, 90 अंश। थीटा हमसे पूछा था, IP का मान रख देंगे 53 और प्लस हो जाएगा थीटा बराबर कितने अंश, 90 अंश। थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 53। इस प्रकार जो है थीटा कितने अंश आ जाएगा, थीटा जो है 37 डिग्री आ जाएगा। यही क्या हो गया, यही जो है 8वें नंबर का आंसर हो गया। ये सवाल कब पूछा गया था, 2014 और 2007 में। 2014 और 2017 में यह सवाल पूछ लिया गया है। ठीक है, सवाल कब पूछा गया है, 2014 और 2017 में। तो इस सवाल को कर लेंगे। आठवां नंबर ये सवाल था, इस सवाल को करिए फिर अगला नंबर देख लेते हैं, है ना। 8वां नंबर मिटा देते हैं, अगला सवाल देखते हैं जो सन में पूछा गया। 9वां पूछा गया था तो इसको बता दिए हैं। ठीक है, फिर जो अगला सवाल सन में पूछा गया वो 10 नंबर है। ठीक है, 10वां नंबर भी सवाल सन में पूछ लिया गया है तो इसको भी कर लेते हैं। 10वां नंबर सवाल कह रहा है प्रकाश की एक किरण कांच की एक पट्टिका, प्रकाश की एक किरण कांच की एक
पट्टिका जिसका अपवर्तनांक 1.536 है पर ध्रुवण कोण पर आपतित है, अपवर्तन कोण की गणना कीजिए। ध्रुवण कोण पर आपतित है, अपवर्तन कोण की गणना कीजिए। अपवर्तनांक दे दिया है n बराबर दे दिया है 1.536 और ये जो 1.536 मान है वह 10 56 अंश और 56 मिनट का है। कितना? 1.536। हमसे पूछ रहा है थीटा ज्ञात, ये आर ज्ञात कीजिए। अपवर्तन कोण की गणना है, किसकी गणना है? आर की। हमको पता है, मान लो ऐसे कोई प्रकाश गिरा है तो ये तो प्रकाश समतल ध्रुवित है और ये जो प्रकाश है ये तो आईपी होता है दोनों तरफ कितना हो गया? आईपी। हमसे आर पूछ रहा है तो हमको क्या पता था? ये जो कोण है वो कितने अंश था? 90 अंश था ना। अभी इसी का प्रयोग कर रहे हैं। आईपी प्लस आर बराबर कितने अंश? 90 अंश। तो ठीक है, पहले सूत्र लगाओ बूस्टर का। n बराबर हो जाएगा 10 आईपी। n बराबर 10 आईपी। इसकी जगह 1.536 कर देंगे, 1.536 और बराबर कितना हो जाएगा? 10 आईपी। इसको हम क्या लिखेंगे? 10 जो है 56 डिग्री 56 मिनट। ठीक है, और बराबर कितना? 10 आईपी। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। आईपी बराबर कितना आएगा? आईपी बराबर हो जाएगा 56 अंश और 56 मिनट। ठीक है, हमसे आर पूछा है, हम क्या जानते हैं? चूंकि होता है आईपी प्लस आर बराबर कितने अंश? आईपी प्लस आर बराबर 90 अंश। तो आईपी की जगह रखेंगे 56 डिग्री और 56 मिनट और प्लस कितना आ जाएगा? प्लस आर बराबर कितना? 90। आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस 56 डिग्री और 56 मिनट। ठीक है, 56 डिग्री 56 मिनट। अब हमको घटाना है 90 में से 56 डिग्री 56 मिनट कैसे घटेगा? 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 49 डिग्री 60 मिनट। 49 डिग्री 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट बराबर क्या होता है? 60 मिनट बराबर होगा 1 डिग्री। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 49 डिग्री 60 मिनट। 60 मिनट कितने डिग्री बन जाएगा? 1 डिग्री। तो 89 1 90 हो जाएगा ना। फिर 89 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट 1 डिग्री बनेगा। घटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से हम घटाएंगे क्या? इसमें से हम घटाएंगे 56 डिग्री 56 मिनट। ठीक है, 56 डिग्री 56 मिनट। तो अब 56 में से जो 4 जाएगा, 60 में से 56 जाएगा तो 4 बच जाएगा। 89 में से 56 घटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 6 गए 3 और 8 में से 5 गए 3, तो 33 डिग्री 4 मिनट आएगा। 33 डिग्री कितना आ जाएगा? 33 डिग्री 4 मिनट। इस प्रकार आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर हो जाएगा 33 डिग्री 4 मिनट। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हमने 90 को क्या लिखा? 49 डिग्री 60 मिनट। ठीक है, जैसे 90 को हम क्या लिख सकते थे? 89 प्लस 1 लिखते थे ना। अरे 89 डिग्री और 1 डिग्री लिख सकते हैं। 89 1 90 हो जाएगा। 1 डिग्री को हमने क्या लिखा? 60 मिनट, क्योंकि यहाँ पे मिनट था, मिनट घटाना था। ठीक है, तो 1 डिग्री की जगह हमने क्या लिख दिया? 1 डिग्री की जगह हमने लिख दिया है 60 मिनट। 1 डिग्री की जगह क्या लिख दिया? 60 मिनट और उसमें से घटा दिया। ठीक है, उसमें से क्या कर दिया? घटा दिया। इस प्रकार जो है ये हो गया 10वां नंबर सवाल, जो 2011 में पूछा गया था। सवाल कब पूछा गया है? 2011 में। ठीक है, इस सवाल को करिए, फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। 10वां नंबर मिटा देते हैं। अगला सवाल जो सन में पूछा गया उसको देख लेते हैं। अगला जो सवाल सन में पूछा गया वह 14 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 जो सन में पूछा गया, इसको कर लेते हैं। करा है 16 वाट प्रति मीटर स्क्वायर का, 16 वाट प्रति मीटर स्क्वायर का समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर, समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर इस प्रकार आपतित होता है कि, ठीक है, इस प्रकार आपतित होता है कि उसके वैद्युत वेक्टर के कंपन पोलराइड की संचरण अक्ष से 30 अंश के कोण पर है। पोलराइड की संचरण अक्ष से कितने अंश के कोण पर है? थीटा बराबर दे दिया है 30 अंश। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। I0 बराबर दे दिया है 16 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। थीटा बराबर दे दिया है 30 अंश और हमसे I पूछ लिया है। I क्या हो गया? I जो है हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम जो है मैलस का नियम उपयोग में लाएंगे। कौन सा नियम? मैलस के नियम से। ठीक है, मैलस के नियम से। तो I बराबर हो जाएगा I0 और हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो I बराबर कितना आ जाएगा? I0 का मान हो जाएगा 16 और गुणे हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर कितने अंश? cos स्क्वायर 30 अंश हो जाएगा। तो हो जाएगा 16 गुणे 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 उसका वर्ग कर देंगे तो 16 गुणे 3/4 हो जाएगा। 4 से 16 4 बार में कट जाएगा। 4 का गुणा 3 में कराएंगे तो हो जाएगा 12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। यह सवाल 2019 में पूछ लिया है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस सवाल को कर लीजिए।
जल्दी करिए इस सवाल को। है ना, इस सवाल को मिटा देते हैं। 14 नंबर अगला देख लेते हैं जो पूछा गया है। एक सवाल प्रतिशत में पूछा गया, एक सवाल पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, तो 16 नंबर कर लेते हैं। ठीक है, 16 नंबर सवाल में कह रहा है एक पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड की ध्रुवण दिशा से, एक पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड की ध्रुवण दिशा से 30 अंश के कोण पर गिरता है। पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता की कितने प्रतिशत है? ठीक है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता से कितने प्रतिशत है? तो लिखेंगे माना पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, माना पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी? I0 तथा निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता I है। ठीक है, I है। थीटा बराबर दे दिया है 30 अंश। कितने अंश दे दिया है? 30 अंश। हमको प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों का कितना प्रतिशत है? तो हम सूत्र लगाएंगे मैलस का नियम, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। तो I बराबर हो जाएगा I0 और cos स्क्वायर कितने अंश? 30 अंश। तो हो जाएगा I0 और cos स्क्वायर 30 अंश का मान हो जाएगा करड़ी में 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, करड़ी में 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा I0 और 3/4 किसके बराबर है? I के बराबर है। ठीक है, हमसे I बटे प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? मतलब I बराबर कितना आया? I बराबर हमारा आ गया 3/4 और फिर क्या आ गया? I0 आ गया, I0। हमसे प्रतिशत पूछा है, मतलब हमसे जो पूछा गया वह कितना है? I बटे I0 गुणे 100 पूछा गया, यही क्वेश्चन मार्क है। I बटे I0 गुणे 100। तो हमको चूंकि क्या पता था, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से आ जाते हैं तो हो जाएगा I और बटे I0। ठीक है, जब इसको नीचे लाओगे I0 और गुणे 100 हमसे पूछा था तो गुणे 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए, और 3/4 गुणे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, हमसे इसी का मान पूछ लिया था। हमसे किसका मान पूछा है? इसी का। तो हम 4 से 100 को इस तरफ दोनों तरफ 100 का गुणा कराए है ना प्रतिशत निकालने के लिए, तो हो जाएगा 25। 25 का गुणा 3 में कराएंगे तो I बटे I0 और गुणे 100 बराबर कितने प्रतिशत आ जाएगा? 25%। ठीक है, 25% हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत निकालने के लिए वही हो जाएगा ना, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणे क्या हो जाएगा? 100। तो हमारा प्राप्तांक जो है निर्गत है I और बटे पूर्णांक क्या था? I0 और गुणे कितना था? 100। देखो इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, I का मान कितना रख देंगे? I का मान रख देंगे 3/4 और फिर हो जाएगा I0 बटे I0 और गुणे 100। ठीक है, गुणे 100, इससे कट जाएगा, फिर वही आएगा 3/4 गुणे 100 कितना प्रतिशत आ जाएगा? 25 या 75% आ जाएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत? चाहे इस तरह से करिए चाहे यह करिए, दोनों एक ही हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत आया? आ गया ना, ये 25 या 75 होगा, यहाँ पे 25 नहीं 75% हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितने प्रतिशत हो जाएगा? 75%। अगला जो सवाल सन में पूछा गया था वो 17वां नंबर है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान देते हैं, इस सवाल को कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर जो सन में पूछा गया है। ठीक है, मिटा देते हैं इस सवाल को। हमसे सवाल नंबर 17 पूछ लिया गया है सन में। कह रहा है पोलेराइड पर, है ना, पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड की ध्रुवण दिशा से 60 अंश के कोण पर है। समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड से कितने अंश के कोण पर है? 60 अंश के कोण पर है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता का कितने प्रतिशत है? ठीक है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता का कितने प्रतिशत है? फिर वही चीज लिखनी होगी, क्या? माना पोलेराइड पर, है ना, माना पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, माना पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 तथा निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी है? निर्गत प्रकाश की तीव्रता I है। ठीक है, थीटा बराबर दे ही दिया है 60 अंश। पूछा क्या है? I बटे I0 गुणे 100 कितने प्रतिशत है? यही ज्ञात कर लेना है, क्वेश्चन मार्क है। ये क्या कर लेना है? यही जो हमसे पूछा गया है ना, सवाल में जो है यही
पूछ लिया गया है। तो क्या करेंगे फिर, आई निकालेंगे, सूत्र लगाओगे, आई बराबर आई जीरो और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आई जीरो और कॉस स्क्वायर कितने अंश, कॉस स्क्वायर 60 अंश। इसी तरह आई जीरो हो जाएगा कॉस 60 अंश का मान रखेंगे 1/2 और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा आई जीरो, आई बराबर आई जीरो और गुणे 1/4, मतलब आई बराबर कितना आ गया, आई 0/4। ठीक है, आई बराबर आई 0/4, यही इतना आ गया ना, हमसे यह पूछा है। तो क्या करेंगे, आई जीरो को पक्षांतर कराइए, आई बटे आई जीरो हो जाएगा और गुणे 100, तो इधर बच कितना रहा 1/4, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करा दियो तो कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो कितना आ जाएगा, आई बटे आई जीरो गुणे 100 बराबर किसके, बराबर जो है कितने प्रतिशत आ गया, 25%। मतलब जितना कितना प्रकाश गिरा था, आई जीरो जो प्रकाश गिरा है निर्गत प्रकाश कितना हुआ, 25% हुआ है। मतलब अगर 100 किरण आई जीरो की आई थी, अगर आई जीरो का मान 100 था, आई जीरो का मान कितना था 100, तो आई कितना आया है, 25 ही आया है। आई कितना आया है, 25 आया है। ठीक है, 25 ही प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है, 25%। मतलब जो किरण जो है पोलराइड से बाहर निकली, वह जो है जितनी किरण गिरी थी उसका केवल 25 ही प्रतिशत बाहर निकला, बाकी 75% क्या हो गया, बाकी 75% जो है खत्म हो गया। इस प्रकार जो है ये सवाल का पूछा गया था। ये सवाल जो है 2009 में पूछ लिया गया। ऐसे सवाल आ सकते हैं जो प्रतिशत में पूछे जाएं। ठीक है, तो इनको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इन सवालों को, इनकी पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में संभवतः बूस्टर का नियम कट गया है, तो माइनस का नियम दिया गया है। ठीक है, ये सवाल 2009 में पूछा गया है, तो इन सवालों को पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। बाकी जो है एक दो सवाल इस पर जो है आप अपने से कर लेंगे जो सवाल बचे गए हैं। ठीक है, कल से हम अगला चैप्टर करेंगे।